अभी थोड़े स्टूडेंट्स और आ जाए, 2 मिनट तक स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज हम आगे वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने बर्कलेज आइडियलिज्म देखी थी, तो उन्हीं थ्योरीज ऑफ रियलिटी में आज जो आगे है हमारा वो है रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म ऑफ लॉक। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो ये रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म ये क्या है बेसिकली? ये हम लास्ट टाइम भी जो हमने देखी थी आइडियलिज्म ऑफ बर्कले, वो भी रियलिटी की एक थ्योरी थी जो बताती थी कि रियलिटी ऐसे होती है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म ये एक और थ्योरी है रियलिटी की। ये बताती है कि नहीं, रियलिटी जैसे बर्कले ने कहा था कि इट इज जस्ट आइडियाज इन आवर माइंड, वैसे नहीं होती, बल्कि ये कुछ असल होती है और कुछ सिर्फ रिप्रेजेंटेड इन आवर माइंड होती है। ये है रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म। लॉक इसका प्रोपोनेंट था। देखिए हम कहाँ पे हैं। लास्ट टाइम हमने आइडियलिज्म की थी बर्कले की, और आइडियलिज्म के ऊपर जो इटसेल्फ डॉक्यूमेंट है वो भी मैंने आपको सेंड कर दिया था, और प्लेटो की जो आइडियलिज्म है उसके ऊपर भी मैंने आपको सेंड कर दिया था। तो ये हमारी आइडियलिज्म हो गई, इसकी डेफिनेशन, और प्लेटो और बर्कले की। आज हम करेंगे रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म ऑफ लॉक और हिस्टोरिकल एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म ऑफ लॉक ये क्या है? इसके ऊपर पास्ट में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं कि डिस्कस बर्कलेज क्रिटिक ऑफ लॉक्स रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म, 20 मार्क्स। उसके बाद इसके ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रिटिकली इवेल्युएट रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म ऑफ लॉक। ठीक है, तो ये इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म होती क्या है। What we perceive or see in the real world is not actually real। ये कहती है कि हम जो देखते हैं वर्ल्ड में, इट्स नॉट एक्चुअली रियल। ठीक है, वो मतलब किसी हद तक वो रियल है, लेकिन किसी हद तक वो नहीं भी है। ये हम देखेंगे कैसे। इट इज आवर आइडियाज एंड नोइंग थिंग्स इन आवर ओन वे ड्यू टू द वेल ऑफ परसेप्शन। ये इसमें की टर्म है, वेल ऑफ परसेप्शन। ठीक है, हम चीजों को अपने हिसाब से देखते हैं। ठीक है, इस वजह से रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म है। द 17th century philosopher John Locke was the most prominent advocate of this theory। ठीक है, लॉक जो है वो इसका मोस्ट प्रोमिनेंट एडवोकेट था। अब इसके मेन प्रेमिसेस क्या है? मेन प्रेमिसेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म ऑफ लॉक। सबसे पहले इसमें बात होती है प्राइमरी क्वालिटीज की। He asserted that there are primary qualities which are explanatorily basic, in that they can be referred to as the explanation for other qualities or phenomena without requiring explanation themselves। ठीक है, वो
और चीजों को तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट वो खुद एक्सप्लेनेशन डिमांड नहीं करते। वो बिल्कुल ही बेसिक बातें हैं, जैसे कि हमने देखा था प्राइमरी क्वालिटीज, वेट, साइज, शेप, दे आर एक्सप्लेनेटरी बेसिक। ठीक है, and that these qualities, including shape and size, are distinct in that our sensory experience of them resembles them in reality. ये एक की टर्म है कि our sensory experience of them resembles them in reality, कि हमें जो नजर आती हैं ये वाली क्वालिटीज वो असल में भी वही हैं। ठीक है, ये जो प्राइमरी क्वालिटीज हैं, जैसे अगर हमें किसी टेबल की उसका शेप, साइज, ये जो नजर आ रहा है ये वाकई असल में उसका है। ठीक है, ये सिर्फ हमारे माइंड में नहीं है, बल्कि असल में भी उसका इसी तरह ही है, शेप एंड साइज ऑफ दैट चेयर फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद आती है सेकेंडरी क्वालिटीज, ये पॉइंट नंबर बी होगा। सेकेंडरी क्वालिटीज इंक्लूडिंग स्मेल, कलर, स्मेल एंड टेस्ट। जैसे कि कलर हो गया, जैसे हमने देखा था एप्पल का रेड कलर, स्मेल एंड टेस्ट, और दोज which one's experience does not directly resemble। ये ऐसी क्वालिटीज है जो हमें लगता है, सिर्फ हमें नजर आती है, असल में वो नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस डायरेक्टली उनको रिजेंबल नहीं करता। ठीक है, पहले में हमने देखे लास्ट लाइंस में, our sensory experience of them resembles them in reality। ठीक है, जो प्राइमरी क्वालिटीज थी लाइक शेप एंड साइज। जो सेकेंडरी क्वालिटीज है इनमें हमारा एक्सपीरियंस डायरेक्टली उनको रिजेंबल नहीं करता, मतलब दे आर जस्ट द आइडियाज इन आवर माइंड्स, लाइक कलर, स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, ये जो है ना वेल ऑफ परसेप्शन, ये उस वेल ऑफ परसेप्शन की वजह से ये बस आइडियाज हैं। ठीक है, ये असल में उन ऑब्जेक्ट्स की अपनी क्वालिटीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन यही आता है कि या तो डिस्कस करें बर्कलेज क्रिटिक ऑफ लॉक्स रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म, या क्रिटिकली इवेल्युएट रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म ऑफ लॉक। तो हमने जस्ट ब्रीफली बताया कि वो होती क्या है, और उसके बाद हम डायरेक्ट उसकी क्रिटिक के ऊपर चले गए जो कि क्वेश्चंस में पूछी जाती है। अब इसकी जो क्रिटिकल इवेल्युएशन करेंगे, अगर देखें, अगर ये नंबर 2 वाला क्वेश्चन भी आए कि क्रिटिकली इवेल्युएट रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म ऑफ लॉक, तो इसमें भी हम लास्ट लेक्चर में जो हमने बर्कले की देखी थी क्रिटिक ऑफ लॉक, कि पहले उसने कहा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज में कोई डिफरेंस ही नहीं है, पहले उसने ये बात की थी। दूसरा उसने ये क्रिटिसिज्म दी थी कि उसने कहा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों क्वालिटीज दे आर ऑल इन आवर माइंड्स। ठीक है, तो ये दो जो उसकी क्रिटिसिज्म है वो हम यहाँ पे भी देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है लॉक के ऊपर क्रिटिसिज्म जो हुई है उसको क्रिटिक आप करें, उसकी रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म को। तो बर्कले ने बहुत अच्छी क्रिटिक की हुई है, तो पहले 2 पॉइंट्स तो हम बर्कले वाले ही दे देंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट हम ये देंगे उसमें कि नो वे टू टेल आवर आइडियाज कोरिस्पॉन्ड टू रियल ऑब्जेक्ट्स। अब ये बताने का कोई तरीका नहीं है, जो लॉक ने कहा था जैसे प्राइमरी क्वालिटीज है, जैसे टेबल का साइज और शेप, वो वाकई उस ऑब्जेक्ट की अपनी क्वालिटीज हैं और हमारे आइडियाज डायरेक्टली रियलिटी को रिजेंबल करते हैं, ये बताने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, skeptics object that since we only have knowledge of the representations of our perceptions, ठीक है, how is it possible to know for sure that they resemble in any significant way the objects to which they are supposed to correspond। अब लॉक की रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म में ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो हमारे माइंड में रिप्रेजेंट होते हैं थ्रू आवर वेल ऑफ परसेप्शन, हमारे कॉग्निटिव अपरेटस के थ्रू दे आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज इन आवर माइंड। ठीक है, लेकिन वो जो आइडियाज हैं उनमें से कुछ आइडियाज वाकई
एक्सटर्नल रियलिटी को करस्पॉन्ड करते हैं जो कि प्राइमरी क्वालिटीज हैं, और कुछ आइडियाज करस्पॉन्ड नहीं करते जो कि सेकेंडरी क्वालिटीज हैं। लेकिन स्केप्टिक्स ने, क्रिटिक्स ने ये कहा कि लॉक ये कैसे कह सकता है कि जो हमारे माइंड में आइडियाज हैं शेप और साइज के, वो भी कोरस्पॉन्ड करते हैं असल ऑब्जेक्ट्स को या नहीं। तो लॉक ने ये कोई इसका प्रूफ नहीं दिया, तो ये इसके ऊपर एक तीसरी क्रिटिसिज्म है। चौथी क्रिटिसिज्म ये है कि पैराडॉक्स ऑफ हु इज व्यूइंग पिक्चर्स इन योर हेड। अब ये तो हो गया कि वो जो एक्सटर्नल रियलिटी है वो हमारे माइंड में रिप्रेजेंटेड है। अब ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि अच्छा, हमारे माइंड में वो रिप्रेजेंटेड है, तो वो जो माइंड में हमारे आइडियाज हैं वो कौन देख रहे हैं? ठीक है, then if perception involves pictures in your head, then who is it that is viewing those pictures? Homunculus, ये fetus stage पे जो बेबी होता है शायद उसको कहते हैं। And would it not result in an infinite regress of observers within observers? तो ये एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है और इन्फिनिट रिग्रेस होता है कि फर्ज करें एक वो फीटस हमारे माइंड में वो देख रहा है पिक्चर्स, ठीक है, फिर उसके माइंड में जो रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म जनरेट हुई वो कौन देख रहा है, फिर उसके माइंड में जो जनरेट हुई वो कौन देख रहा है। तो ये एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है लॉक की रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म से, जो कि एक क्रिटिसिज्म है। पांचवा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि डिसएग्रीज विद न्यूरोफिजियोलॉजी। हाउ कैन दिस थ्योरी बी कंसिस्टेंट विद neurophysiology, which presents the brain as an assembly of billions of discrete, quasi-independent local processors interconnected in a massively parallel network. अब लॉक ने कहा था कि जो एक्सटर्नल रियलिटी है इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स इन आवर माइंड, लेकिन मॉडर्न साइंस ने शो किया कि इस तरह की हमारे माइंड में कोई पिक्चर्स तो नहीं होती। हमारे माइंड में तो न्यूरॉन्स है और न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से साइनेप्सिस के थ्रू इंटरकनेक्टेड है। तो उसने जो ये बात की थी कि पिक्चर्स इन आवर माइंड, वो मॉडर्न न्यूरोसाइंस में उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता, बल्कि उसके बिल्कुल अपोजिट चीजों का एविडेंस मिलता है, लाइक न्यूरॉन्स विच आर बिलियंस ऑफ discrete quasi-independent local processors. Even if there is a special representation in the brain, why and how should it be conscious of itself? अब अगर हमारे माइंड में स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है भी सही, ठीक है, तो वो क्या खुद सेल्फ कॉन्शियस होगी वो रिप्रेजेंटेशन? ठीक है, तो ये भी है। इसके बाद आप इसके ऊपर नंबर 4 एक और हेडिंग भी दे देंगे कंक्लूजन की, ठीक है, और इसमें पहले 2 पॉइंट्स जो बर्कले वाली क्रिटिसिज्म है वो भी ऐड कर देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर कोई अगर क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन तो इसकी बेसिक से है, लाइक एम्पिरिसिज्म में भी लॉक ने इसी तरह की कुछ बात की थी और इसमें भी रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म में भी वो ये बात कर रहा है, लेकिन इन दोनों में अगर फर्क देखें तो क्या ये सिर्फ रियलिटी और थ्योरी ऑफ नॉलेज का फर्क रह जाता है फिर? बिल्कुल, अब देखिए ये इंटरलिंक्ड तो है, ऑब्वियसली नॉलेज रियलिटी इंटरलिंक्ड है, लेकिन जब हम उसकी रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म की बात करेंगे तब हम सिर्फ यही बात करेंगे कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज में डिफरेंस है, दोनों बोथ ऑफ देम आर रिप्रेजेंटेशंस इन आवर माइंड, ठीक है, लेकिन प्राइमरी क्वालिटीज वाकई कोरिस्पॉन्ड करती हैं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के साथ, सेकेंडरी क्वालिटीज कोरिस्पॉन्ड नहीं करती। जब हम इसकी एम्पिरिसिज्म की बात करते हैं फिर हम उस तरह बात करते हैं कि सिंपल आइडियाज, कॉम्प्लेक्स आइडियाज, सिंपल आइडियाज में प्राइमरी सेकेंडरी क्वालिटीज आती हैं,
और फिर कम्प्लेक्स आइडियाज में वो जो हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्प्लेक्स आइडियाज, और फिर रिलायबल नॉलेज, अनरिलायबल नॉलेज, लीस्ट रिलायबल नॉलेज, उसमें फिर वो चीजें आती हैं। ऑब्वियसली रिलेटेड तो हैं, लेकिन इनमें ये डिफरेंस। नहीं सर, मैं मुझे अपने सवाल का आंसर मिल गया कि उसमें हम उस आइडियाज की भी बात कर रहे हैं और क्वालिटीज की भी बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ क्वालिटीज की बात कर रहे हैं सर। आई गॉट इट, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बाय कार्ल मार्क्स। ये देखिए हमारे सिलेबस में कहाँ लाई करता है। रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म ऑफ लॉक के बाद हिस्टोरिकल एंड डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म ऑफ मार्क्स। आज हम ये दोनों देखेंगे, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म भी। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन दे देंगे मार्क्स के बारे में कि इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स ऑफ रिसेंट हिस्ट्री। और उसने थ्योरी ऑफ डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म दी, थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म दी, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी नज़र आता है हमें मॉडर्न वर्ल्ड के ऊपर कि कम्युनिज्म सारी उसकी थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है। और अभी तक भी चाइना में और क्यूबा में, नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज में, वियतनाम में भी, आई थिंक वियतनाम, आई एम नॉट श्योर लेकिन आई थिंक सो, उनमें भी कम्युनिज्म चल रही है। ठीक है, तो इस तरह का ब्रीफ उसका इंट्रोडक्शन दे देंगे। उसके बाद मार्क्स की जो थ्योरी है ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, वो समझने के लिए कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो टर्म है वो है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब मोड्स ऑफ प्रोडक्शन ये आपको मार्क्स की थ्योरीज में अक्सर ये बात मिलेगी, लेकिन ये क्या होते हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन and activity in a given society are called its modes of production. They are necessary to sustain life. ठीक है, अब एक किसी भी गिवन सोसाइटी में इकोनॉमिक प्रोडक्शन किस तरह से ऑर्गेनाइज हुई है और इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह से ऑर्गेनाइज हुई है, इस चीज को हम नाम देते हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई टेक्सटाइल मिल है, ठीक है, अब वो प्रोड्यूस कर रही है आपका क्लोथ। अब वो क्लोथ बनने के लिए देखें रोड्स भी रिक्वायर्ड है कि जहाँ से कपास पहले होगी, कपास जाके उसकी जिनिंग होगी, ठीक है, उसको वो बेल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो फर्दर आगे जाएगी, उसका धागा बनेगा, फिर वहां से रोड्स के थ्रू वो फिर टेक्सटाइल मिल्स में मूव करेगी जहाँ से धागे से कपड़ा बनेगा। तो ये सारा जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है वो प्रोड्यूस करने के लिए जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी जैसे फैक्ट्रीज हो गई, रोड्स हो गई, और फैक्ट्रीज में सारी बात है लेबरर्स काम करते हैं, फैक्ट्रीज को ओन करने वाले जो हैं फैक्ट्री ओनर्स हैं, इन सब को कंबाइनली हम कहते हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में दो चीजें हैं। ठीक है, दो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या दो इसमें क्या कह सकते हैं, दो ब्रांचेस हैं इसकी। ठीक है, पहली इसमें चीज है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फिजिकल एलिमेंट्स विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, जिनको हम कमोडिटीज कहते हैं। कमोडिटीज प्रोड्यूस करने के लिए या गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि क्लोथ्स है, ठीक है, जो फिजिकल एलिमेंट्स यूज होते हैं उनको हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि हमने टेक्सटाइल मिल वाली एग्जांपल में देखी थी, आपकी फिजिकल एलिमेंट्स कौन से यूज होते हैं? फिजिकल एलिमेंट्स यूज होते हैं फैक्ट्रीज, फैक्ट्री मशीनरी, रोड्स,
ठीक है, रोड्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके जो ट्रेलर्स, ठीक है, उसके बाद इसमें जितनी भी फार्म्स, क्योंकि वो आपकी स्टार्ट तो वहीं से होती है, फार्म्स के ऊपर प्रोड्यूस होती है, तो ये सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स, लाइक जैसा कि इस एग्जाम्पल में रॉ मटेरियल रॉ कॉटन होगी, ठीक है, फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल मिल्स यानी कि मशीन्स, उन फैक्ट्रीज में जो मशीन्स हैं, रोड्स, लैंड के ऊपर जो प्रोड्यूस हुआ या लैंड के ऊपर जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, ठीक है, तो ये होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि फिजिकल एलिमेंट्स विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की दूसरी ब्रांच है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। ये बेसिकली फैक्ट्री वाली जो हमने एग्जांपल देखी टेक्सटाइल मिल में, वो जो लेबरर्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लाइक वो बिल्कुल ही मशीन ऑपरेटर से लेके, ठीक है, और टॉप तक जो मैनेजर्स हैं, फिर लाइन मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर, लाइन मैनेजर, फिर उनके ऊपर और मैनेजर, इवेंचुअली सीईओ होते हैं अगर बहुत इंडस्ट्री है बहुत बड़ी। तो ये सारे जो लोग हैं, इनके दरमियान ये इनको एक ग्रुप लें और दूसरा ग्रुप लें जो कि उस फैक्ट्री को, उस टेक्सटाइल मिल को ओन करता है, जो कि कैपिटलिस्ट है, उनके दरमियान जो रिलेशंस हैं, इनको हम कहते हैं रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। जो वहाँ पे मतलब नौकरी वगैरह कर रहे हैं और जो टेक्सटाइल मिल को ओन करते हैं, ये दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इन दो डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है, उसको हम रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। Relationship between those who own the means of production and those who supply their labor to produce commodities. जो लोग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, ठीक है, जैसा कि फैक्ट्री की एग्जांपल में टेक्सटाइल मिल ओनर्स, एंड दोज हु सप्लाई देयर लेबर टू प्रोड्यूस कमोडिटीज, और वो लोग जो अपना लेबर सप्लाई करके कमोडिटीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर करंट एग्जांपल अभी की देख लें, तो आई एम काइंड ऑफ सप्लाइंग माय लेबर, ठीक है, टू प्रोड्यूस कमोडिटीज। मैं एक सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, टीचिंग, ठीक है, टीचिंग स्टूडेंट्स फिलोसफी, दिस इज अ सर्विस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, इससे मुझे सैलरी मिलती है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है CSS आर्किटेक्ट्स का, जो ओनर्स हैं इसके, वो इस सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, ठीक है। तो मेरे में या बाकी जो लोग टीच कर रहे हैं यहाँ पे, उनके दरमियान और जो इस प्लेटफॉर्म के ओनर्स हैं या बाकी भी जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ओनर्स हैं, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, इसको रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं फ्यूडल लॉर्ड्स एंड सर्फ्स। आप देखें पहले तो यूरोप में तो मिडिल एजेस में ये ज्यादा होता था फ्यूडल लॉर्ड्स एंड सर्फ्स, लेकिन हमारे यहाँ तो अब भी ये गांव के इलाकों में ये होता है, फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, उनके फिर सर्फ्स होते हैं। तो फ्यूडल लॉर्ड्स आप देखिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, लाइक लैंड उनका अपना होता है, और उसके ऊपर जो प्रोड्यूस होती है कपास या गंदम वगैरह, वो उनकी होती है। और सर्फ्स जो वहाँ पे मेहनत मजदूरी करके उनकी देखभाल करते हैं, फसलों की देखभाल करते हैं। तो इन दो ग्रुप्स के दरमियान भी जो रिलेशनशिप है, उसको भी हम रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद जैसे हमने रिसेंट एग्जांपल्स भी देखी कि कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के दरमियान, जैसे कि इस प्लेटफॉर्म के टीचर्स हैं हमारे दरमियान, और जो इन प्लेटफॉर्म्स को ओन करते हैं लाइक CSS आर्किटेक्ट्स या बाकी भी जो और एकेडमीज वगैरह हैं, या जो फैक्ट्री के टेक्सटाइल मिल ओनर्स हैं, और जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, इनके दरमियान एक कैपिटलिस्ट क्लास है और एक वर्कर क्लास है। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, इसको रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ये हमने एक टर्म तो देख ली मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें ये दो ब्रांचेस आती हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। अब एक और टर्म हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को समझने के लिए जरूरी है, वो है डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, और ये आपके सिलेबस में भी है ऑब्वियसली। अब डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है?
Dialectical materialism states that history is moved by the conflict of material slash economic forces. Material economic एक ही बात है, forces, ठीक है. Dialectical materialism ये कहती है कि हिस्ट्री, जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री जो मूव होता है, वो मटेरियल और इकोनॉमिक फोर्सेस के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मूव होता है. ये हम आगे देखेंगे जब हम इसे अप्लाई करेंगे उसके ऊपर. थ्रू आउट हिस्ट्री मार्क्स जैसे अप्लाई करता है वो हम देखेंगे, तब हमें क्लियर होगा कि कैसे हिस्ट्री कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस की वजह से मूव करती है. फॉर एग्जांपल इसकी अभी हम अगर एक एग्जांपल देख लें तो जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस वर्कर्स और कैपिटलिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फोर्सेस है, ठीक है. अब मार्क्स ने ये प्रेडिक्ट किया था कि इन दो फोर्सेस में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया के सारे वर्कर्स दे विल रिवोल्ट और एक फिर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ जाएगी. तो देखिए हिस्ट्री ने इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आगे मूव फॉरवर्ड किया, ठीक है. तो ये है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म. दूसरा पॉइंट इसका देखें, एज मार्क्स स्टेटेड द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथर्टो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स. वो कहता है पूरी हिस्ट्री भी जो है हमारी सोसाइटी की, एग्जिस्टिंग सोसाइटी की, वो सारी क्लास स्ट्रगल्स की स्टोरी है. शुरू से हम देखेंगे आगे कि कैसे पहले हंटर गैदरर सोसाइटी या ट्राइबल सोसाइटी में क्या सिचुएशन थी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन की. फिर उसके बाद स्लेव सोसाइटी में कैसे थी, क्या स्लेव सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल कैसे था. फिर उसके बाद ये जो फ्यूडल सोसाइटी है इसमें ये क्लास स्ट्रगल कैसा था, और फिर जो अभी करंट सोसाइटी है इसमें अब क्लास स्ट्रगल कैसा है. वो कहता है पूरी हिस्ट्री में आपको ये क्लास स्ट्रगल नजर आता है, और इस क्लास स्ट्रगल की वजह से, इस इकोनॉमिक फोर्सेस के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हिस्ट्री मूव फॉरवर्ड करती है. असल उसकी थ्योरी के ऊपर आ गया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. उसके मेन प्रिंसिपल्स क्या है. हिस्टोरिकली सोसाइटी हैज मूव्ड थ्रू अ नंबर ऑफ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने देखा था उसमें होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. तो उसने कहा हिस्टोरिकली डिफरेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहे हैं और डिफरेंट रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन रहे हैं, ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं ट्राइबल सोसाइटी की, कि शुरू में जो ट्राइबल सोसाइटी होती थी इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या सिचुएशन थी. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इसमें थे प्रिमिटिव टूल्स लाइक वुडन स्टिक्स, स्टोन्स, बाउस एंड एरोज फॉर हंटिंग एंड फूड गैदरिंग. इसमें ये होते थे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि बाउस एंड एरोज, स्टोन्स, हंटिंग और फूड गैदरिंग के लिए. फिर इसमें रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या थे. इसमें नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई नहीं थी. कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द कम्युनिटी. जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, ये जो वुडन स्टिक्स हैं, बाउल्स एंड एरोज हैं, ये पूरी कम्युनिटी इनको कलेक्टिवली ओन करती थी, बेस्ड ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन. तो म्यूचुअल असिस्टेंस के जज्बे के ऊपर और एक कोऑपरेशन के जज्बे के ऊपर वो कलेक्टिवली ओन थे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई नहीं थी, ठीक है. उसके बाद इसमें एक्सप्लॉयटेशन का क्या लेवल था. did not exist because there was no monopoly over the ownership of means of production. एक्सप्लॉयटेशन इसमें एग्जिस्ट नहीं करती थी क्योंकि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कोई मोनोपोली नहीं थी, वो कलेक्टिवली ओन थे. तो एक्सप्लॉयटेशन कैसे होती. अगर एक क्लास ओन करती मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरी ना ओन करती फिर तो होता कॉन्फ्लिक्ट. इसमें कलेक्टिवली ओन थे, इस वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं. एंड प्रोडक्शन वाज आल्सो एट अ वेरी लो स्केल, सो देयर वाज नो सरप्लस. और प्रोडक्शन भी बहुत लो स्केल के ऊपर थी, वो बस इतना ही हंट करते थे जिससे बस उनका सर्वाइव वो कर सके. कोई सरप्लस नहीं होता था कि वो सरप्लस की वजह से कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी अराइज करे या कुछ हो. तो कोई सरप्लस नहीं था और एक्सप्लॉयटेशन भी इसमें जीरो थी. उसके बाद आ गई एंशिएंट या स्लेव सोसाइटी. ये इमर्ज कैसे हुई, व्हाई एंड हाउ इट इमर्ज्ड.
domestication of animals and cultivation of land. जब इंसान ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा और लैंड को कल्टीवेट करना सीखा, दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सरप्लस. अब पहले तो बस हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में, ट्राइबल सोसाइटी में इतना होता था कि बस वो सर्वाइव करें और अगले दिन या अगले वीक दोबारा से हंटिंग गैदरिंग करें और बस दे आर डन विद इट. जब इंसान ने डोमेस्टिकेट किया एनिमल्स और लैंड को कल्टीवेट करना सीखा, तब सरप्लस प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, ठीक है, जो उनकी जरूरत से ज्यादा था, which in turn led to private property and social inequalities. अब जब डोमेस्टिकेट हो गया एनिमल्स, अब लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये गाय मेरी है, ये वाली दो भैंसें मेरी हैं. इस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई क्योंकि डोमेस्टिकेट अब हो गया एनिमल्स. अब लैंड को भी जब कल्टीवेट करना सीखा तो फिर भी इंसान ने ये कहना शुरू कर दिया कि दिस प्लॉट ऑफ लैंड इज माइन, दैट प्लॉट ऑफ लैंड इज समवन एल्सेस. तो ये काम स्टार्ट हो गया. इसकी वजह से ये प्राइवेट प्रॉपर्टी आई. जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आई तब सोशल इनइक्वालिटीज पहली दफा दुनिया में आई कि किसी के पास जारी बात है प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, किसी के पास नहीं थी, किसी के पास ज्यादा थी, किसी के पास कम थी. तो यहाँ से ये सोशल इनइक्वालिटीज प्रोड्यूस हुई और जिसकी वजह से फिर मास्टर स्लेव क्लासेस क्रिएट हुई. इस स्टेज में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या लेवल था? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे ब्रॉन्ज सैंड आयरन टूल्स. अब पहले से ये इम्प्रूव्ड है, वुडन स्टिक्स और बाउज एंड एरो से इम्प्रूव्ड है. ब्रॉन्ज एंड आयरन टूल्स हैं, लार्ज स्केल एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, एनिमल्स डोमेस्टिकेट हो चुके हैं और माइनिंग है. माइनिंग मिनरल्स के लिए या कोई और प्रेशियस मेटल्स के लिए एटसेट्रा, ठीक है. तो इसमें ये है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. उसके बाद इसमें रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इसमें रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन ये है कि मास्टर एब्सोल्युटली ओन्ड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. एब्सोल्यूट ओनरशिप थी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, इंक्लूडिंग स्लेव्स. यहां तक कि वो स्लेव्स को भी ओन करते थे. स्लेव्स आर लेफ्ट विद बेयर मिनिमम नेसेसिटीज. उनको बस बेयर मिनिमम नेसेसिटीज दी जाती थी स्लेव्स को, बस टू कीप देम फ्रॉम डाइंग ऑफ स्टारवेशन, कि बस वो मरे ना, उन्हें बस इतना दो कि वो जिंदा रहें और वो बस हमारे काम आते रहें बस. तो ये थे रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन इसमें, बिटवीन दोज हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दोज हु सप्लाई देयर लेबर टू प्रोड्यूस कमोडिटीज, ठीक है. एक्सप्लॉयटेशन क्या थी? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन. ये पहली दफा था हिस्ट्री में जब एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हुई, और एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज्यादा थी. स्लेव से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन और क्या हो सकती है? उसके बाद थर्ड स्टेज आई फ्यूडलिज्म, 9th to 15th सेंचुरी मिडिएवल यूरोप में. ये व्हाई एंड हाउ इट इमर्ज्ड? प्रोडक्शन डिमांडेड हायर लेबर प्रोडक्टिविटी, बट द स्लेव्स हैड नो इंसेंटिव. अब क्योंकि प्रोडक्शन हो रही थी, ठीक है, और एक तरफ जो क्लास मास्टर क्लास थी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करती थी, वो कहते थे कि ज्यादा प्रोडक्शन हो, जाहिर है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कैसे ज्यादा होगी कि लेबर प्रोडक्टिविटी बेटर होगी. मतलब जो लोग उनके फार्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं वो ज्यादा मेहनत से काम करें, फसलों की देखभाल ज्यादा अच्छे तरीके से करें, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, ठीक है. अब उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं था स्लेव्स के पास कि भाई वो क्यों मेहनत ज्यादा करें, उन्होंने तो स्लेव्स ही रहना, जो मर्जी हो जाए, ठीक है. सो दिस लेड टू क्लास कॉन्फ्लिक्ट, एंड दिस क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाज मैनिफेस्टेड इन स्लेव रिवोल्ट्स. जो मिडिएवल यूरोप में स्लेव रिवोल्ट्स हुई वो इस चीज का एविडेंस है. अब देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया था कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में कि हिस्ट्री इज मूव्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस. तो इसमें देखें कॉन्फ्लिक्ट आया मास्टर क्लास और स्लेव क्लास में, जिसकी वजह से ये स्टेज आई फ्यूडलिज्म की, ठीक है. अब इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ऑन करता था फ्यूडलिज्म में? इनएनिमेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दैट इज वाटर एंड विंड,
complex agricultural machines, land, etc. अब इसमें थोड़े और एडवांस्ड हो गए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वाटर, विंड और complex agricultural machines आ गई हैं, और लैंड भी अब इसमें थोड़ा डिफरेंट है पहले से। फिर इसमें रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? एक तरफ है अरिस्टोक्रेटिक लैंड ओनर्स जिनको बैरन्स भी कहते हैं, who exploited the peasants and owned the agricultural produce। वो एक्सप्लॉइट करते थे पेजेंट्स को, जो कि मज़ारे कहते हैं हमारी ज़बान में, एंड ओन द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी कि जो भी उसके ऊपर कपास प्रोड्यूस हुई, गंदम प्रोड्यूस हुई, वो अरिस्टोक्रेटिक लैंड ओनर्स वो ओन करते थे, सारी प्रोड्यूस वो ले आते थे। द पेजेंट्स, सारी नहीं बल्कि मेजॉरिटी, द पेजेंट्स लिव्ड ऑन द लैंड इन एक्सचेंज फॉर लेबर। उनको रहने की इजाजत होती थी लैंड के ऊपर कि वो अपना लेबर सप्लाई करेंगे, और इन एक्सचेंज दे कैन लिव ऑन दैट लैंड एंड वर गिवन अ पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल, अगर गंदम प्रोड्यूस हुई है तो उसमें से 1% या 2% वो उनको पेजेंट्स को दे देते थे, ठीक है। तो ये थे इसमें रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। एक्सप्लॉयटेशन इसमें क्या थी? More progressive than the slavery system, since the laborers had some incentive to work and could also own small parts of land, ठीक है। अब इसमें एक्सप्लॉयटेशन ऑब्वियसली स्लेवरी सिस्टम से तो बेटर ही थी कि लेबरर्स के पास कुछ इंसेंटिव था वर्क का, कि भाई उन्हें भी कुछ पोर्शन देंगे प्रोड्यूस का, कुछ पोर्शन तो उन्हें मिलेगा, ठीक है। और दे कुड ऑल्सो ओन स्मॉल पार्ट्स ऑफ लैंड, ठीक है, तो ये भी उनके पास इंसेंटिव था। उसके बाद कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई। ये कैसे इमर्ज हुई? व्हाई एंड हाउ इट इमर्ज्ड? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई जिसकी वजह से इंक्रीज डिमांड फॉर कंजम्पशन caused by population increase and discovery of new markets through colonialism। colonial टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, शिप्स वगैरह बेटर हुए, जिसकी वजह से न्यू मार्केट्स डिस्कवर हुई थ्रू colonialism, जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हुई, ठीक है, और पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से भी डिमांड इंक्रीज हुई। अब दिस लेड टू मास स्केल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये थी इसकी रीजन फॉर इमर्जेंस। इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे? सबसे पहले इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, जैसे कि आजकल आपको नजर आती हैं, टेक्सटाइल मिल्स हो गया, राइस शुगर मिल्स, और एंड सो ऑन, ऑयल प्रोसेसिंग मिल्स, ठीक है, डिफरेंट माइंस जो हैं वो भी इसका पार्ट है, बैंक्स जो हैं वो भी देखें, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। तो ये इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये करंट भी हमारी यही कैपिटलिस्ट सोसाइटी चल रही है इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर इसमें रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? द बुर्जुआजी क्लास या कैपिटलिस्ट क्लास owns the means of production, while the working class, या जिसको प्रोलेटेरिएट भी कहते हैं मार्क्स की जुबान में, sells its labor for wages। और जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, जो वर्कर क्लास है, it sells its labor for wages। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नौकरी पेशा तबका है, ठीक है, वो मेहनत करता है और अपना लेबर बेचता है वेजेस के इवज, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, दे ओन द बैंक्स, दे ओन द फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, और तो एक तरफ वो है जो ओन करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और एक तरफ वो है जो अपना लेबर सप्लाई करते हैं, प्रोड्यूस कमोडिटीज। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। फिर एक्सप्लॉयटेशन क्या है इस स्टेज में? Proletariat is legally free, but they are not free from the bourgeoisie class as a whole। Legally तो वो free है, they can leave their job, they're not bound legally, but as a class they are exploited by the bourgeoisie। They are forced to sell their labor in exchange for wages to ensure their survival। अब जो नौकरी पेशा तबका है वो अगर नौकरी ना करे तो कैसे, वो घर का चूल्हा कैसे चलेगा, कैसे गुजारा करेंगे? तो लीगली तो वो फ्री है, बट फॉर देयर सर्वाइवल दे आर बाउंड टू वर्क।
ठीक है, तो ये इसमें लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। उसके बाद मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया था कि फ्यूचर में एक कम्युनिस्ट सोसाइटी आ जाएगी। ये इमर्ज कैसे होगी? उसने कहा था कि ये डिफरेंट स्टेजेस होंगे जिनके थ्रू ये इमर्ज करेगी। पहले उसने कहा था कि डेवलपमेंट ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस अमंग द प्रोलेटेरिएट या वर्कर्स। उसने कहा ये जो वर्कर क्लास है, ये जो नौकरी पेशा तबका है, इनमें एक क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप होगी कि यार वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, तो पहले तो ये होगा। उसके बाद क्या होगा? क्लास सॉलिडेरिटी अमंग द प्रोलेटेरिएट, वर्कर्स में एक यूनिटी, एक सॉलिडेरिटी आएगी। एंड देयर राइजिंग एंटेगोनिज्म अगेंस्ट द बुर्जुआजी, और जो कैपिटलिस्ट क्लास एज अ होल है उसके अगेंस्ट दे विल डेवलप हेट्रेड, रिजेंटमेंट, एंगर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अ वायलेंट रेवोल्यूशन विल ब्रेक आउट। एक वायलेंट रेवोल्यूशन आ जाएगी दुनिया में, डिस्ट्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। जो कि हमारी जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है इसका पूरा स्ट्रक्चर ही वो दरम बरम कर देगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट होगी, कि जो वर्कर क्लास है, जो नौकरी पेशा तबका है, इसकी हुकूमत होगी। मेन गोल ऑफ दिस फेज इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। मार्क्स ने कहा था कि इस फेज का मेन गोल ये है कि जो सरप्लस है, जैसे आप देखेंगे कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े आपको लैंड ओनर्स मिलते हैं, कई कई उनके 100 मरबे से भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो उनके पास सरप्लस है। मार्क्स ने कहा था इस स्टेज का मकसद ये होगा कि जिनके पास सरप्लस है उनसे लेके जिनके पास बिल्कुल नहीं है उनमें रीडिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, इसमें रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे? सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय पब्लिक एज अ होल, कि जैसे फैक्ट्रीज हैं, लैंड्स हैं, सारी पब्लिक इनको कलेक्टिवली ओन करेगी। जैसे कि पहली पहली स्टेज में था ट्राइबल सोसाइटी में, जैसे वुड्स, स्टोन्स, बाउज एंड एरोज को कम्युनिटी कलेक्टिवली ओन करती थी, कलेक्टिवली ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे। मार्क्स ने कहा कम्युनिस्ट सोसाइटी में भी ऐसे ही होगा कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी ओन्ड बाय सोसाइटी एज अ होल। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन का लेवल क्या होगा इस स्टेज में? क्लासलेस, स्टेटलेस एंड मनीलेस सोसाइटी। अगर इस स्टेज पे ना क्लास होगी, क्लास डिस्टिंक्शंस खत्म हो जाएंगी, स्टेटलेस होगी, ये जो स्टेट्स हैं, आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैं, ये भी खत्म हो जाएंगी, और मनीलेस सोसाइटी, मनी भी खत्म हो जाएगी, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। ये फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल काइंड्स। उसने कहा इसमें कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये उसका काफी यूटोपियन आइडिया था, बट दिस इज व्हाट ही प्रिडिक्टेड। ये उसने कहा था ये फिफ्थ स्टेज ये होगी। इसकी थ्योरी है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अब हम इसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। पहले इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि इमर्जेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट्स विद इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम, कि हमने देखा है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम ने वो कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बट इट हैज अडॉप्टेड इटसेल्फ। और कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर ही वेलफेयर स्टेट्स इमर्ज की हैं। जैसे आपने यूएसए में देखा ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की प्रेसिडेंसी में वेलफेयर स्टेट्स एस्टेब्लिश हुई। ठीक है, और वो जो वेलफेयर स्टेट थी उसमें ये फिर कॉन्सेप्ट आया सोशल सिक्योरिटी का। ठीक है, और इसका बेसिकली द आइडिया गोज बैक टू ओटो वॉन बिस्मार्क, जो कि जर्मनी का चांसलर था, जिसने जर्मनी को यूनिफाई किया था। तो वेलफेयर स्टेट्स आ गई, जैसे कि सोशल सेफ्टी नेट। इसमें क्या होता है कि स्टेट आपको अवाम की हेल्प करती है, स्पेशली जो लोएस्ट तबका है। जैसे कि पाकिस्तान में आप देखें ये एहसास प्रोग्राम है हमारा, और ये अब या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था पहले। तो ये वेलफेयर स्टेट में ये चीज होती है। ठीक है, सोशल सेफ्टी नेट होता है, उसकी वजह से आप लोगों को हेल्प करते हैं। बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ सोशल मोबिलिटी। अब इसमें ये भी एक कैपिटल सिस्टम ने इससे भी अपने आप को अडॉप्ट किया है कि वर्किंग कंडीशंस बेटर हुई हैं। देखिए अब 9 to 5 जॉब्स हैं। ठीक है, और अब
वीकेंड के ऊपर हॉलीडेज हैं, उसके बाद आपको एनुअल लीव्स भी कुछ अलाउ होती हैं, और वर्किंग कंडीशंस भी बेटर है, एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखा जाता है। देखिए, आपके ऑर्गेनाइजेशंस में बर्थडे सेलिब्रेट होती हैं, और भी अक्सर इस तरह के गेट टुगेदर्स होते हैं, ठीक है, टू सो दे टेक केयर ऑफ एम्प्लॉय वेलबींग। तो इस तरह से बेटर वर्किंग कंडीशंस हैं। एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ सोशल मोबिलिटी, तो सोशल मोबिलिटी की भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्या देखें, आप किसी मल्टीनेशनल अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, तो इफ़ यू आर वेरी गुड एट योर जॉब, यू कैन मूव अप द लैडर एंड इवेंचुअली बिकम सीईओ। और सीईओ की पेज आपको पता है मिलियंस में भी होती है। सो आप मूव अप कर सकते हैं, सोशल लैडर आप क्लाइंब कर सकते हैं। तो इस तरह से कैपिटलिस्ट सिस्टम ने खुद को अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से रेवोल्यूशंस हैव बीन पैसिफाइड। तो अब वर्कर्स के पास कोई इंसेंटिव नहीं रहता कि वो रेवोल्यूशन लेके आए। जब उनको वर्किंग कंडीशंस भी बेटर मिल रही हैं, जब उन्हें सोशल मोबिलिटी की भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तब इतना उन्हें कोई बहुत ज़रूरत नहीं है कि वो रेवोल्यूशन लेके आए। तो इस वजह से मार्क्स की जो प्रेडिक्शन है वो काफ़ी हद तक गलत साबित हुई। तो ये उसके ऊपर पहली क्रिटिसिज्म है। ये है कि फेलियर ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड। अब कुछ कंट्रीज में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आई जिस तरह मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया था, ठीक है, उस तरह नहीं आई, एग्जैक्टली उस तरह नहीं आई जिस तरह उसने प्रिडिक्ट किया था, लेकिन उसका कुछ ना कुछ सम वर्जन ऑफ दैट आया, लाइक रशिया, लाइक चाइना, क्यूबा एटसेट्रा में आई। लेकिन वो कम्युनिस्ट सोसाइटीज इवेंचुअली फेल कर गई। अब देखें, यूएसएसआर कोलैप्स कर गया। चाइना जो था 1978 में, जब उनका लीडर आया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ मॉडर्न एरा, डेंग जाओपिंग, उसने जब ओपन अप किया, और उसका बहुत फेमस कोट है कि आई डोंट केयर इफ द कैट इज ब्लैक और वाइट सो लॉन्ग एज इट कैचेस माइस। मतलब उसने कहा था कि हमारा मकसद है आवाम की बेहतरी करना, अब ये कम्युनिस्ट सिस्टम के थ्रू हो या कैपिटलिस्ट सिस्टम के हो, वी डोंट केयर। तो उसने जब 1978 में चाइना को ओपन अप किया, उसकी वजह से फिर चाइना ने जाके प्रोग्रेस किया। कम्युनिस्ट सिस्टम जब तक था, माओ जेडोंग के जैसे कल्चरल रेवोल्यूशन और द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, तो उसमें तो फेमिन्स आए कम्युनिस्ट सिस्टम के अंदर, और मिलियंस ऑफ लोग फेमिन्स में मर गए, ठीक है। तो ये चीज हमें शो करती है कि जो मार्क्स ने कहा था कि यूटोपियन सोसाइटी होगी, कम्युनिस्ट सोसाइटी, और जिसमें लोग खुश होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा वो कोलैप्स कर गई कम्युनिस्ट सोसाइटीज। इसी क्रिटिसिज्म इसके ऊपर है कार्ल पॉपर की, who has written the book Open Society and Its Enemies। उसमें वो कहता है यूटोपियन आइडियाज रिजल्ट इन इमर्जेंस ऑफ टोटलिटेरियन रिजीम्स। यूटोपियन आइडियाज, जैसा कि मार्क्स ने कहा था कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी, एक ना कोई स्टेट होगी, ना कोई क्लास होगी, क्लास डिविजन्स भी खत्म हो जाएंगी, सब कुछ। तो कार्ल पॉपर ने कहा कि इस किस्म के जो यूटोपियन आइडियाज होते हैं ना, दे इवेंचुअली रिजल्ट इन द इमर्जेंस ऑफ टोटलिटेरियन रिजीम्स। टोटलिटेरियन रिजीम वो होती है जिसमें आपके पास, अवाम के पास कोई फ्रीडम्स ना हो, और टोटल कंट्रोल आपकी लाइफ के ऊपर स्टेट का हो, ठीक है। वट यू, मतलब आप क्या इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, आपकी मूवमेंट, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द स्टेट। तो ऐसी रिजीम्स इमर्ज की, फॉर एग्जाम्पल स्टालिन की रिजीम इन यूएसएसआर, माओ की रिजीम इन चाइना, कम्युनिस्ट चाइना, ठीक है। तो ये स्टालिन वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय कार्ल मार्क्स, हिज थ्योरी ऑफ डायलैक्टिकल मटेरियल, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, आई एम सॉरी, और माओ जेडोंग वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय कार्ल मार्क्स। तो इस तरह की यूटोपियन आइडियाज ने कोई यूटोपियन सोसाइटी क्रिएट नहीं की, बल्कि उन्होंने टोटलिटेरियन रिजीम्स क्रिएट की। और इन टोटलिटेरियन रिजीम्स में स्टालिन ने देखे मिलियंस ऑफ पीपल उसने वैसे ही मरवा दिए, ठीक है। और माओ जेडोंग की, जैसे हमने बात की, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन जैसे प्रोग्राम्स ने फेमिन्स लाए, और उन फेमिन्स की वजह से भी मिलियंस ऑफ लोग मर गए। तो ये इसके ऊपर एक और क्रिटिसिज्म है। इसके बाद आप इसका कंक्लूजन दे देंगे, इसकी आप एक तरह से समरी दे दें, या मार्क्स के बारे में जनरल एक दो बातें और कर दें।
तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो काफी अच्छा एक्सप्लेन मतलब हुआ है और इसमें सारी चीजें तकरीबन समझ आ गई है, लेकिन कुछ हैं जिस पे मैं आपसे चाह रहा हूँ। एक तो सर यूटोपियन आइडिया जो है इसमें थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली ये ऐसे में भी आया था इस दफा 2021 के, आपने आई थिंक 2021 की ही टर्म किया उसमें कि यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज यूटोपिक, और इसमें भी हम बार बार ये टर्म यूज कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा बता दें। और यूटोपियन आइडियाज इस तरह के होते हैं कि जो प्रिडिक्ट करें कि फ्यूचर में एक बिल्कुल ही टू गुड टू बी ट्रू एक सोसाइटी क्रिएट हो जाएगी जिसमें सारे दे लिव्ड एवर आफ्टर, इस तरह का सीन हो जाएगा। ठीक है, इनको एक तरह से यूटोपियन आइडिया। चलें सही। और दूसरा सर थोड़ा सा, अगर मुझे नहीं पता बाकी पार्टिसिपेंट्स उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं, लेकिन अगर ये जो फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लाइक कम्युनिज्म है, उसके अलावा जो कैपिटलिज्म है सर, इसमें तीन चार मतलब अगर हैं इसको आप थोड़ा थोड़ा ब्रीफली बता सकते हैं, लाइक ये कैपिटल सिस्टम है क्या और किस तरह वर्क कर रहे हैं। स्पेशली ये चाइना को लेकर सर काफी कंफ्यूजन रहती है कि चाइना कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट है या फिर उसमें इस टाइम क्या सिस्टम चल रहा है। यार चाइना इस टाइम जो है वो नाम से तो कम्युनिस्ट है, क्योंकि उसमें जो रूलिंग पार्टी है, देखिए उसका नाम भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। ठीक ओके। है, लेकिन इन प्रैक्टिस उसका जो सिस्टम है कैपिटलिस्ट सिस्टम ही है। ठीक है, सर और बेसिकली जो मैं पर्टिकुलरली पूछना चाह रहा हूँ, आपने यहाँ पर एक बताया कि कम्युनिस्ट जो चाइना का कम्युनिस्ट सिस्टम जब क्लैप्स, यानी कि आपने एक एग्जांपल जिसमें बोला कि उसकी जो इकोनॉमी है उसमें आपने बोला कि उन्हें उसे इंडिपेंडेंट करना पड़ा, तो बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ इकोनॉमी को लेकर कैसे ये इंटरलिंक कर रहे हैं, यानी कैपिटलिज्म की इकोनॉमी स्ट्रेटेजी क्या और होती है और कम्युनिस्ट की क्या होती है। यार इनमें मेन डिफरेंस है प्राइवेट प्रॉपर्टी का। ठीक है, सही। जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी आम आदमी ओन कर सकता है। ठीक है, ओके। जो कम्युनिस्ट सिस्टम होता है उसमें मार्क्स ने तो कहा था कि पूरी सोसाइटी एज अ होल ओन करेगी, लेकिन जो कम्युनिस्ट सिस्टम आया यूएसएसआर में, चाइना में, उसमें स्टेट ने किया सारा। प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडिविजुअल की उसमें कोई भी नहीं थी, मतलब ना इंडिविजुअल लैंड ओन कर सकता था, ना कोई फैक्ट्री ओन कर सकता था, ना कुछ ओन कर सकता था। तो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है कि उसमें स्टेट ओन सब कुछ होता है सिस्टम में। और कैपिटलिस्ट सिस्टम में जैसे यूएसए में है, आप देखें प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, प्राइवेट इंजीनियर्स जाते हैं। अब देखें चाइना में भी बन जाते हैं जैसे, और इस तरह से तो चाइना में भी अब इन इफेक्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम ही है। ओके सर, सर आई गॉट इट, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। आपका तो हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो कार्ल मार्क्स की थ्योरीज है ना, ये सोशियोलॉजी में भी हैं। उसके बाद इसका ना ये जो पार्ट आपने सोसाइटीज का बताया ना, स्टार्ट ये जेंडर स्टडीज में भी थोड़ा सा हिस्सा आता है कि स्टार्ट में हंटिंग एंड गैदरिंग, agrarian इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोस्ट इंडस्ट्रियल, ये सारी उसमें भी आती हैं। तो सर ये मैंने अभी ना सोशियोलॉजी की तैयार नहीं की, तो ये जो आपने अभी ये एक्सप्लेन किया है, इसको मैं सोशियोलॉजी की पर्सपेक्टिव में यूज़ कर सकता हूँ थोड़ा सा बिल्कुल उसका, वो सब्जेक्ट का थोड़ा सा इसको मतलब उस पर सब्जेक्ट का थोड़ा सा डाल के अंदर जार्गन वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास सोशियोलॉजी में भी क्वेश्चन आए इस तरह का, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऑफ मार्क्स, तो आप बिल्कुल यही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और डाइलेक्ट्रिकल जो वो है उसको
सर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं आपने किया, वो है ही इतना सा। यार उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं आया हुआ रिसेंटली, क्वेश्चन भी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के ऊपर ही आता है, तो इस वजह से उसको बस हमने इतना किया है जो समझने के लिए जरूरी है। चलो ठीक है सर, सर शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक के ऊपर। अब इसकी ऑलरेडी मेरे पास उसका रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा हुआ है। लेट्स ट्राई, अगर वही प्ले हो जाए तो बजाय इसके कि मैं दोबारा रिपीट करूं, हम उसको देख सकते हैं और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं जो आपको समझना है। अच्छा, स्क्रीन शेयर। उसका लिंक मैं नहीं भेज सकता क्योंकि वो मेरे पास वीडियो सेव्ड है। मैं इसको प्ले करूंगा और आप लोग बताइएगा कि कैन यू पीपल हेयर दिस ऑडियो एंड वीडियो और नॉट, ठीक है। आप लोगों को आवाज आ रही है इस वीडियो की और ऑडियो आ रही है? नो ऑडियो। ओके, वेट। एथिक्स में स्पेसिफिकली इस लेक्चर का नाम एथिकल कॉन्सेप्ट है। अब इस वीडियो की आपको ऑडियो आ रही थी या अभी नहीं आ रही थी? कोई भी मैसेज में बता दे। बस ठीक है, इस वीडियो को प्ले करूंगा और आपको आएगी, ठीक है। और अगर अगर ना आए तो यू गाइस कैन मैसेज मी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये 2 क्वेश्चन होते हैं।
आप लोग कह रहे हैं नो ऑडियो, एक दफा इसे फिर प्ले करके देखते हैं। काइंडली लेट मी नो। सबसे पहले अपना देखिए हमारे ऐसे मॉडल का स्टार्ट चलें, लेट्स लीव इट, हम खुद ही इसको दोबारा से कर लेते हैं। जी, अभी देखें लास्ट में हमने किया था थ्योरीज ऑफ रियलिटी, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ रियलिटी, लाइक हमने देखा था आइडियलिज्म, फिर रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म, और फिर हमने देखा मार्क्स की डायलेक्टिकल एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, अब हम आगे हैं एथिक्स के ऊपर। फिलॉसफी में जो ब्रांच है फिलॉसफी की एथिक्स, अब हम वो करेंगे। इसमें हम ये डेफिनेशन करेंगे कि व्हाट इज मोरालिटी, और उसके बाद हम ये वाले टॉपिक स्किप करेंगे, द चैलेंज ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म, डज मोरालिटी डिपेंड ऑन रिलीजन, क्योंकि इसके ऊपर रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड रिलीजन के ऊपर तो आया हुआ है, लेकिन मोरालिटी डिपेंड ऑन रिलीजन और द चैलेंज ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया हुआ। ठीक है, तो हम करेंगे साइकोलॉजिकल एंड एथिकल इगोइज्म। सबसे पहले एथिकल इगोइज्म क्या होती है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, और साइकोलॉजिकल एंड एथिकल इगोइज्म कलेक्टिवली भी आया हुआ है 10 मार्क्स का 2020 में। अच्छा, जैसे हमने कहा कि मोरालिटी होती क्या है, जो ये कहते हैं एथिक्स मोरालिटी, व्हाट इज दैट? द डिसिप्लिन कंसर्न विद व्हाट इज मोरली गुड एंड बैड एंड व्हाट इज मोरली राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, तो ये जो चीज है ना कि मोरली क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ये जो चीज है इसको हम मोरालिटी कहते हैं। इन चीजों के साथ जो डिसिप्लिन कंसर्न है उसको हम मोरालिटी कहते हैं। इट इज कंसर्न विद व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। इसमें अब हम बात करते हैं एथिकल इगोइज्म की। ये मतलब हम इसमें डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एथिक्स के। डिफरेंट थ्योरीज डिफरेंट चीजें कहेंगी। कोई थ्योरी कहेगी कि दिस इज राइट, दिस इज हाउ अ पर्सन शुड बिहेव, एंड इफ अ पर्सन बिहेव्स दिस वे देन ही कैन बी कॉल्ड एन एथिकल पर्सन। कुछ और थ्योरीज वो डिफरेंटली कहेंगी कि राइट एंड रॉन्ग की उनकी डेफिनेशन डिफरेंट होगी, और वहां से फिर एक अच्छे इंसान की और एक बुरे इंसान की भी उनकी डेफिनेशन डिफरेंट होगी। तो हम ये डिफरेंट थ्योरीज देखेंगे। इनमें सबसे पहले है एथिकल इगोइज्म। अब ये क्या होती है, इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि इगोइज्म क्या होती है। इगोइज्म इज द एथिकल थ्योरी दैट वन सेल्फ इज और शुड बी द मोटिवेशन गोल ऑफ वंस ओन एक्शन। कि इंसान की जो जात है, इंसान जो खुद है, दैट शुड बी द मोटिवेशन एंड गोल ऑफ हिज एक्शन, यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट। Three main types of egoism include psychological egoism, ethical egoism and rational egoism. इसमें हमारे सिलेबस में दो हैं, साइकोलॉजिकल इगोइज्म और एथिकल इगोइज्म। तीसरी रैशनल इगोइज्म ये हमारे सिलेबस में नहीं है। They all relate to what you want to do and your
ओन वेल बीइंग, ठीक है, ये इंसान की अपनी जात से, सेल्फ इंटरेस्ट से कंसर्न है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं साइकोलॉजिकल इगोइज्म की। साइकोलॉजिकल इगोइज्म क्या होती है? ये बेसिकली ये कहती है कि इंसान जो कुछ भी करता है दुनिया में, वो असल में अपने ही इंटरेस्ट के लिए कर रहा होता है। बज़ाहिर बेशक कुछ भी लगे कि वो दूसरों के लिए कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जैसे बिल गेट्स हो गया, अगर वो दुनिया में फिलैंथ्रोपिक काम करता है, या इवन ये थ्योरी अब्दुल ईदी का भी कहेगी कि वो अगर फिलैंथ्रोपिक काम करता है, तो ये लोग, बिल गेट्स, ये लोग असल में अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहे होते हैं, आइदर दे वांट रिकग्निशन या इस तरह की बात, ठीक है। तो ये वाली थ्योरी, ये डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है, ये बिहेवियर को डिस्क्राइब कर दिया है कि दिस इज व्हाई पीपल बिहेव। Psychological egoism is a descriptive position that is about the way that people behave. According to psychological egoism, everyone acts in their own interest. Self interest पे हर कोई चल रहा है। रिलेशनशिप विद ऑल्ट्रुइज्म, अब अगर हर कोई सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर चल रहा है, फिर ऑल्ट्रुइज्म यानी कि दूसरों के काम आना, दूसरों की हेल्प करना, वो भी तो लोग करते हैं, तो वो कैसे फिर? इवन दो पीपल मे सीम टू एक्ट ऑल्ट्रुइस्टिकली, वो कहते हैं कि बज़ाहिर तो लोग ऑल्ट्रुइस्टिकली एक्ट करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों के काम आएंगे, दे आर एक्चुअली एक्टिंग ऑन व्हाट दे परसीव टू बी देयर सेल्फ इंटरेस्ट। असल में जो उन्हें नजर आ रहा होता है कि भाई इसमें मेरा अपना इंटरेस्ट है, वो उसके ऊपर चल रहे होते हैं। The psychological egoist would claim that someone that works for the benefit of others is actually doing it for themselves. असल में वो खुद के लिए ही कर रहे हैं, either to make themselves feel good, या तो वो अपनी उनकी conscience clear हो के देखो I'm a good person, or because they like the recognition they get from doing good, या लोग कहेंगे देखो भाई कितना अच्छा आदमी है। Whatever the case may be, all of their actions are only to serve themselves, कि वो असल में उनके अपने फायदे में ही है। फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स डूइंग चैरिटेबल वर्क, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल इगोइज्म ये कहती है कि इंसान सब कुछ अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट में करता है। उसके बाद एथिकल इगोइज्म क्या कहती है? एथिकल इगोइज्म इज अ नॉर्मेटिव एथिकल पोजीशन। पहली थी डिस्क्रिप्टिव, वो डिस्क्राइब करती थी कि व्हाई पीपल डू व्हाट दे डू। ये कहती है कि हाउ शुड पीपल बिहेव, ये है नॉर्मेटिव, ठीक है। which claims that it is always right to do what would benefit you the most. ये कहती है कि हमेशा it is right to do what will benefit you the most, ठीक है। और ये कहती है इंसान को हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट में ही एक्ट करना चाहिए, और जो इंसान अपने सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट करता है, he is a moral person, he is a good person, he is an ethical person, ठीक है। अगर आप ऐसे एक्शंस लें जो कि आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएं, then you are acting on the theory of ethical egoism. It is morally good to do whatever will give the best outcome for you. वो कहते हैं जो भी चीज आपके लिए बेस्ट आउटकम देगी, आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, that is morally good to do. That is what you should do. It is morally obligatory that you act in your own self-interest. ये obligatory है morally कि आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट करें। इसके प्रोपोनेंट्स कौन है एथिकल इगोइज्म के? स्पिनोजा हो गया, जिसके हमने 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज देखी थी, उसकी जो बुक है स्पिनोजा, वो आइंस्टाइन की भी फेवरेट बुक थी, और उसमें वो, मैंने वो पढ़ी नहीं है लेकिन जस्ट एक उसका आइडिया है कि उसमें भी वो एथिकल इगोइज्म की बात करता है कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर चले इंसान। दूसरा डेविड ह्यूम हो गया, उसने भी अपनी मोरल थ्योरी दी थी, और वो भी मोर और लेस एथिकल इगोइज्म के ऊपर ही बेस्ड है। उसके बाद एडम स्मिथ हो गया, जिसने बहुत फेमस बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, और उसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो वो भी एथिकल इगोइज्म का प्रोपोनेंट था कि लोगों को अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर चलना चाहिए, और वो ये भी कहता था कि अगर आप हर किसी को अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर चलने देंगे, तो सोसाइटी या आपका कंट्री, वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट विद साइकोलॉजिकल इगोइज्म, क्या कॉन्ट्रास्ट है?
Psychological egoism is a descriptive theory, claims that people do always act in their self-interest. साइकोलॉजिकल इगोइज्म ये कहती थी कि पीपल ऑलवेज एक्ट इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, कि लोग इसी तरह ही बिहेव करते हैं. Whereas ethical egoism is a normative theory. Ethical egoism एक normative theory है कि this is how people should behave, which claims that people should act in their own self-interest. ठीक है, इसने कहा कि लोगों को बल्कि करना चाहिए अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बिहेव. पहले कहती थी, डिस्क्राइब करती थी कि लोग इस तरह बिहेव करते हैं नॉर्मली, और ये कहती थी कि इट इज एथिकल टू बिहेव इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट. तो इनका ये फर्क है. फिर इसका रैशनल इगोइज्म के साथ क्या कॉन्ट्रास्ट है? While ethical egoism claims that someone that acts in their own self-interest is ethical or good, rational egoism claims that someone that acts in their own self-interest is logical or rational. Ethical egoism कहती है कि जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे चलता है he is ethical या moral या good. जो रैशनल इगोइज्म कहती है वो ये कहती है कि जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे चलता है he is rational या logical, not morally good या ethical, but rational or logical. तो ये इसका रैशनल इगोइज्म के साथ फर्क है. अब इसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस क्या है एथिकल इगोइज्म के ऊपर? सबसे पहले इट कॉल्स फॉर फॉलोइंग ऑफ पैशंस. इसके जो डिट्रैक्टर्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये एथिकल इगोइज्म तो कहती है कि हर कोई बस अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर चले. तो फिर इसका मतलब तो हर कोई अपने जो मर्जी दिल आए करे. मतलब किसी का दिल करे स्मोकिंग का, ड्रग्स का, तो वो स्मोकिंग ड्रग्स करे, जस्ट फॉलो व्हाट देयर हार्ट डिजायर्स. ठीक है. Critics point out that ethical egoism calls for a person to just do what they like. For example, it permits people to drink, gamble, smoke, etc. ठीक है. तो ये इस तरह की परमिशन देती है उनको. An ethical egoist might respond to these criticisms by claiming that their position is not saying that it is ethical to do whatever you want, but rather what will benefit you the most in the long term. ठीक है, ये फर्क है कि ये नहीं कि एथिकल ये नहीं है कि जो मर्जी आपका दिल करे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नो. बल्कि एथिकल ये है कि जो आपका लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म बेस्ट इंटरेस्ट जो आपके सर्व करे, वो एक्शंस, वो एथिकल एक्शंस है. ठीक है. For example, you could want to do one thing, but actually have something else be of benefit to you in the long term. For example, आपके long term best interest में है कि आप बैठ के CSS की तैयारी करें, लेकिन हो सकता है आपका दिल करे कि आप जाके दोस्तों के साथ हैंग आउट करें. ठीक है. तो एथिकल इगोइज्म कहेगी कि जो आपका लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट है, लाइक प्रेपरेशन फॉर CSS, आप उसके ऊपर चलें. I might want to smoke and eat ice cream every day, but that's not going to benefit me in the long run. ठीक है. कुरान पाक से भी हम इसकी रेफरेंस दे सकते हैं कि they ask you, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, about intoxicants and gambling. Say, there is great evil in both, as well as some benefit for people, but the evil outweighs the benefit. ठीक है. देखिए कुरान पाक में भी यही बात है कि इंटॉक्सिकेंट्स एंड गैम्बलिंग्स में कुछ फायदा है, मोमेंटरीली आपको वो फायदा पहुंचा सकते हैं. ठीक है, वक्ती तौर पे यू कैन फील गुड, लेकिन लॉन्ग टर्म जो उनका है ना, वो उनका फायदा नहीं है. उनका लॉन्ग टर्म नुकसान ज्यादा है और फायदा कम है. एथिकल इगोइज्म भी यही कह रही है कि जो आपके लॉन्ग टर्म बेस्ट इंटरेस्ट है आप उसके ऊपर चलें. ठीक है. बाद इट इग्नोर्स ऑल्ट्रुइज्म. दूसरी क्रिटिसिज्म इसके ऊपर, इसके क्रिटिक्स ये देते हैं कि हर कोई अगर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर चलेगा तो फिर ऑल्ट्रुइज्म कहाँ जाएगी, जो लोगों के काम आना होता है. ठीक है, वो तो फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी वो चीज. One might object that this position is not actually what we mean by ethics, and in fact, ethics should prevent us from doing what we want
एंड मेक अस वर्क फॉर द गुड ऑफ अदर्स। तो क्रिटिक्स कहते हैं भाई असल में तो एथिक्स तो होती ही इस चीज का नाम है कि आप लोगों के साथ कितने अच्छे हैं और आप कितने अच्छे सोसाइटी बेनिफिटिंग काम आप कितने करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही अपोजिट ऑफ एथिक्स है अगर आप सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर चलें। And one could argue that doing things like helping others and being kind and those other duties which come out of other ethical theories will in fact benefit you more in the long run than just doing whatever you want. अब ethical egoism के जो proponents हैं वो ये कहते हैं कि altruism का भी आपको ही फायदा होता है कि long term में if you are good to others, ठीक है, आप unselfish हैं तो you get a reputation कि भाई he's decent to work with, he's unselfish, he's generous, तो उसका भी आपको फायदा होता है। तो ये भी आपके सेल्फ इंटरेस्ट में है that you are good to others, ठीक है। Therefore what you should do is more than what you want to do, ठीक है। ये नहीं कि जो आपका बस दिल कर रहा है वो क्या है एथिकल इगोइज्म, कि आपका दिल कर रहा है कि बस आई शुड ओनली एक्ट इन माय सेल्फ इंटरेस्ट, मैंने लोगों के किसी के काम नहीं आना। तो दिल आपका ऐसा कर सकता है बट ethical egoism as a theory, as an ethical theory कहती है कि this is not what you should do, you should also be useful to others, help others, उनके काम आना। इसी क्रिटिसिज्म इसके ऊपर ये है कि इट कॉजेज कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर हर कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर चल रहा है ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आएंगे। Critics contend that if everyone pursues their self interest then it can lead to conflicts of interest among individuals. Ethical egoists respond that cooperation with others is a more successful approach than conflict and violence. जो ethical egoism के proponents हैं वो ये कहते हैं कि cooperation से आपको ज़्यादा फायदा होता है as compared to conflict, तो इस वजह से ये भी आपके self interest में है। It is in an individual self interest to cooperate with others and avoid conflict with them. Obviously अगर आप हर किसी के साथ लड़ाइयाँ करेंगे तो आप कैसे progress करेंगे? Example, American political scientist Robert Axelrod's findings indicate that egotistic action can work for mutual harmony under the principle of tit for tat, that is, an understanding that giving something each creates a better outcome for both. For example, अगर दो friends हैं, उनमें से एक दूसरे के लिए favors करता है, अब अगर दूसरा he also अगर वो भी कुछ उसके लिए favor नहीं करेगा, he will not do something in return, तो वो नहीं, उनका रिलेशनशिप नहीं चल सकता, ठीक है। तो अगर दोनों समथिंग गिव अप करेंगे कॉपरेशन के लिए, अपना सेल्फ इंटरेस्ट साइडलाइन करके दूसरों के भी काम आएंगे, अपने फ्रेंड्स के काम आएंगे, तब वो कॉपरेशन के बेनिफिट्स भी इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉपरेशन बेटर है एज कंपेयर टू कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। चौथा इसके कहते हैं क्रिटिक्स कि इट इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी, कि ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, ये तो सिर्फ इंडिविजुअल की बात करती है। Critics also posit that if individuals follow their self-interest, then the good of the society will be neglected. Therefore, as each of us is part of the whole, we will all be worse off. और अगर सोसाइटी को नुकसान होगा तो हम भी सोसाइटी का पार्ट है, हमें भी नुकसान होगा। Ethical egoists counter that self-interested behavior leads to the betterment of society as a whole, के self-interested behavior से as a whole society benefit करती है। जैसा कि इसके आगे हम एग्जांपल देखते हैं। A famous example of this kind of thinking is from Adam Smith's The Wealth of Nations, in which Smith outlines public benefits resulting from self-interested behavior. कि self-interested behavior से public benefits कैसे होते हैं? Borrowing a theory from the earlier writer Bernard Mandeville and his Fable of the Bees, जो earlier एक writer था, उसने वहां से ये थ्योरी बोरो की। Smith writes, it is not the benevolence of the butcher, the brewer or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. अब हमें butcher इस वजह से नहीं बेचता गोश्त, फॉर एग्जाम्पल कोई भी गोश्त, मुर्गी का, बकरे का, कोई भी, कि वो हमारे लिए काइंड फीलिंग्स रखता है, इस वजह से वो हमें दे रहा है कि भाई ये ने आप अपना खाना पकाएं, बल्कि
वो अपने इंटरेस्ट की वजह से दे रहा है कि वो बेचेगा तो पैसे कमाएगा एंड ही विल बी एबल टू सर्वाइव, ठीक है। इसी तरह जो बेकर है वो भी ब्रेड बेक करेगा और वो बेचेगा, वो इस वजह से नहीं कि वो बहुत अच्छा है और वो चाहता है कि लोग खुश हो, ये ले आप भी मेरी बेक्ड ब्रेड लें, और ये नहीं, वो बेचेगा ताकि वो भी पैसे कमाए और अपना गुजारा करे। वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन उनके सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से हमें बना बनाया गोश्त भी मिल जाता है बुचर से, हमें बेक्ड ब्रेड और बाकी भी बेक्ड जो बेकरी में होती हैं चीज़ें, बिस्किट्स एक्सेट्रा, वो भी मिल जाते हैं। तो सोसाइटी पूरी बेनिफिट कर रही है उनके सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर चलने की वजह से, ठीक है। We address ourselves not to their humanity but to their self-love and never talk to them of our own necessities but of their advantages. मतलब हम अब जाके बुचर से ये नहीं कहते कि यार मुझे बहुत ज्यादा दिल कर रहा है गोश्त खाने का तो काइंडली आप मुझे दे दो, हम उन्हें कहते हैं कि भाई आई विल पे यू, सो दैट इज व्हाई यू शुड गिव मी दिस मीट, सो वी अपील टू देयर इंटरेस्ट। उसके बाद आप इसका कंक्लूजन दे देंगे, इसकी समरी 2-3 लाइनें इसमें जस्ट, इसके ऊपर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। Am I audible? यस वालेकुम सलाम। जी अच्छा सर, इसमें आपने एक बात जो ये की है कि जो एल्ट्रुइज्म और ये ईगोइज्म इसका रिलेशन डेवलप किया है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि आल हमने ये बात की कि ईगोइज्म इज ऑल अबाउट परसुइंग द सेल्फ इंटरेस्ट और जो एल्ट्रुइज्म है वो दूसरों के लिए कुछ करना या उनकी खिदमत करना उसका उससे ताल्लुक है। लेकिन अगर हम ईगोइज्म के कॉन्सेप्ट से देखें तो एल्ट्रुइस्ट कैन बी पीपल जो कि अपना इंटरेस्ट जो है वो या उनकी अपनी खुशी या अपनी सेटिस्फेक्शन या कंटेंटमेंट दे फाइंड देम इन सर्विंग अदर्स। तो ये पॉजिटिव रिलेशन फिर भी बन नहीं जाता इन दोनों के दरमियान? बिल्कुल, वो भी पॉजिटिव रिलेशन उस तरह भी आप बना सकते हैं। और अगर आप कुछ लोग फील नहीं भी करते खुशी दूसरों के काम आने से, तो फिर भी उनके इंटरेस्ट में है कि वो दूसरों के काम आए। राइट। सो यानी पॉजिटिवली भी कोरिलेट किया जा सकता है और नेगेटिवली भी कोरिलेट किया जा सकता है इन दोनों को। बिल्कुल, अगर आप इस वजह से दोनों दूसरों के काम आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आपको उससे खुशी मिल रही है, तो अगेन आप सेल्फ इंटरेस्ट में अपने चल रहे हैं क्योंकि यू आर गेटिंग हैप्पियर। और अगर आपको खुशी नहीं भी मिल रही फिर भी आपको लगता है कि इट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल इन द सोसाइटी, ठीक है, कि अदरवाइज यू वांट पीपल टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, तो वो भी आपके सेल्फ इंटरेस्ट में है। तो इन एनी केस इट इज इन योर सेल्फ इंटरेस्ट टू बी गुड टू अदर्स। राइट, ऑलराइट, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, इफ यू गाइस हैव नो अदर क्वेश्चंस लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक you so much. See you tomorrow. Allah Hafiz.